रिस्ट वॉच को लेकर, घड़ियों को लेकर टाइटन कंपनी कुछ पिछड़ते हुए जा रही थी। तो फिर ये चर्चा हुई कि कुछ बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके लिए रतन टाटा को मना भी लिया गया। लेकिन रतन टाटा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप जो भी कह रहे हैं आप बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले आपको ये मुझे बताना होगा कि क्या परिवर्तन होने से पहले क्या परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। मतलब डोंट आप पहले बताइए क्या परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। तब उन्होंने बात इंटीग्रिटी की कही थी कि हमारे जो व्यापार करने का तरीका है, जो हमारी ऑनेस्टी है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यही बात इंटीग्रिटी की है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि जब भारत रत्न रतन टाटा हमारे लिए तो सिर्फ नाम में रतन नहीं है, असली रतन है वो। और मैं एक बात और कहूँगा, जब इस तरह का कोई व्यक्ति जाता है हमें छोड़ के, तो कोई ये गमगीन होना, उदास होना, दुख होने वाला दिन नहीं है, दुख करने वाला दिन नहीं है। ये दुनिया में एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ी है कि वो खत्म नहीं होने वाली है। अब आप लोग बार बार बात कर रहे हैं दयालुता, एथिक्स, तो उसको समझेंगे कैसे? अब हम लोग कहानी कुर्सी का शो करते हैं, रोज बात करते हैं कि सत्ता के लिए उसने उसको उठा के पटक दिया, उसने यहां समझौता कर लिया, साम दाम दंड भेद उसके साथ स्वाभाविक कहा जाता है। रतन टाटा के बारे में एक किस्सा मैंने पढ़ा और दूसरा जो इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। पहला किस्सा ये कि एक कारोबारी ने उनसे कहा कि अभी भी मंत्री जी को 15 लाख रुपया दे के आए, ये काम था वो, अच्छा शायद 15 करोड़, क्योंकि वो काम के लिए। और उन्होंने कहा कि तो आप कैसे इससे बच जाते हैं? तो उन्होंने कहा सेल्फ रेगुलेशन सबसे जरूरी है, ये आप नहीं समझेंगे। यानी जिसको कहते हैं ना कि पहली इकाई अपने आप को आप ठीक रखेंगे। ये तो एक उनसे जुड़ा किस्सा है जो हमने भी पढ़ा। लेकिन जो मैं बरसों से देखता रहा, और 2021 में भारत का जो सबसे अमीर लोग थे उनकी सूची में रतन टाटा कहां रहे होंगे, इसकी कोई कल्पना कर सकता है? आप कह रहे हैं 2019 में 433वें स्थान पर थे वो रिचेस्ट लिस्ट में। और उनकी जो कंपनी थी वो कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में, उस कंपनी का जो कारोबार वो दुनिया के 100 देशों में। और हम लोग कहते हैं ना कि नमक से लेकर हवाई जहाज बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर से लेकर स्पोर्ट्स कार तक भी बनाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा नहीं है जिसको कहते हैं ना कि आज के समय में जो हम कह रहे हैं कि अडानी आज एक्वायर कर रहा है, आज एक्विजिशन कर रहा है, ये वो जो 2000 का दौर था उसमें दुनिया की हर बड़ी कंपनी जो प्रतिष्ठा के मामले में बहुत बड़ी थी वो सब टाटा खरीद रहा। लेकिन कमाल की बात यह कि उनका निजी पैसा ज्यादा नहीं होता था। तो कहानी कुर्सी के जो दर्शक हैं जो रोज कहानी कुर्सी में देखते हैं कि पैसे की वजह से, और ये जो भीड़ उमड़ी है ये उस वजह से नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि टाटा का एक तो सामूहिक सिद्धांत है, जो JRD टाटा का, जो जिसको हम जमशेद जी टाटा का, जिसको हम टाटा समूह का, एक पारसी परिवार का एक समूह का एक दृष्टिकोण देखते हैं। लेकिन उससे इतर रतन टाटा कहां ले गए? रतन टाटा इस देश में उस वक्त टाटा समूह की कमान संभालते हैं जब ये देश सबसे ज्यादा वोलाटाइल सिचुएशन में था। वोलाटाइल कैसे? वो भाई इंडस्ट्री वाले आदमी थे और उसी वक्त जो उदारीकरण था, सब कुछ आया था। टाटा बिरला पुराने परंपरागत घराने का था, उसको इन्होंने चेंज किया, कंपनी बड़ी करते गए, अपनी जेब में पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दयालुता, नैतिकता बात करेंगे तो आप जब रिचेस्ट लिस्ट में जाने की कामना करेंगे तो रतन टाटा नहीं हो सकते। कहानी कुर्सी की सुनने वाले नंबर 1 ये सुने। दूसरा, आपकी जीवन शैली कैसी होगी? इंडिका इस देश की सबसे ज्यादा सफल कार थी, सर्वाधिक सफल कार। यानी किसी आदमी को, नैनो के पहले, नैनो तो उसके बाद की एक कोशिश थी, नैनो तो जो है, और इंडिका को एक समय में कहा गया कि ये तो सिर्फ टैक्सी की गाड़ी हो गई क्योंकि सबकी गाड़ी हो गई थी। तो रतन टाटा ने कहा अब इसका क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा कि टाटा सन्स का चेयरमैन चलेगा इससे। तो मुंबई की सड़कों पर उनकी नीली इंडिका कार, जो भी लोग कोलाबा और इधर मरीन ड्राइव की तरफ रहते हैं वो अक्सर उनको उस नीली इंडिका कार में घूमते हुए देख लेते थे। नैनो में भी चले वो, ये कमाल की बात है। नैनो में भी चले। आपने जब ये एग्जांपल दिया के तौर पर नहीं रखी नैनो, हाँ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग की, लेकिन इंडिका उनकी अपनी कार थी। मतलब मर्सिडीज और सारी गाड़ियों का काफिला था, और मर्सिडीज कार भी वो बदलते नहीं थे, मॉडल आने पे नहीं बदल देते थे। वो तो ऐसे व्यक्ति थे कुछ भी कर सकते थे। और इंडिका लेके चलना ये सिर्फ इसलिए उन्होंने किया कि इस देश का कोई व्यक्ति अगर इंडिका लेके चल रहा है तो उसको कोई ये ना कहे कि ये टैक्सी वाली गाड़ी है। और एक तरह से भारत की अपनी कार, भारत की अपनी पहचान वो रतन टाटा ने इस तरह से की। तो आपको कुर्सी पे कितनी भी बड़े हों, अपना पैसा बढ़ाने के चक्कर नहीं पड़ना है। उस पैसे से कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये रतन टाटा है। वेरी नाइसली पुट।
समीर जी, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं और जो चर्चा यहाँ शुरू हो चुकी है कि केवल उद्योगपति होने की वजह से ये भीड़ नहीं लगी है, ये भीड़ इसलिए है क्योंकि उनका विजन और उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा रहा। देखिए, आज रतन टाटा के एक बाल मन का मैं जिक्र करूंगा। सब जैसे बच्चों का मन होता है। 28 दिसंबर को रतन टाटा का जन्म हुआ था। तो 25 दिसंबर से लेके जनरली रतन टाटा ने एक बात का जिक्र किया था कि 25 दिसंबर क्रिसमस से लेके 2 जनवरी तक हम छुट्टी मनाते थे परिवार के संग। बोले 28 दिसंबर में छोटा था, मेरा 28 दिसंबर को जन्मदिन आता था, 28 दिसंबर को मेरा बर्थडे मनता था और 3 दिन बाद 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मनता था। तो बोले मैं हमेशा इस बात की शिकायत करता था कि मैं 3 दिन बाद जन्म लेता तो 1 तारीख को मेरे साथ पूरी दुनिया जन्मदिन मनाती, एक दिन के रूप में याद रहता। तो मुझसे कहा गया कि क्या फर्क पड़ता है, आप 28 को हुए, हम 1 तारीख को फिर आपका केक काट देंगे, बर्थडे मनाएंगे। तो बोले बचपन में कई साल तक मेरा 28 को भी जन्मदिन मना और 1 तारीख को भी मेरा घर में जन्मदिन मनता था मेरे लिए, कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं 1 जनवरी को हो जाता। बोले मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि भाई आदमी ऐसा काम करे कि उसका काम से उसका दुनिया जन्मदिन मनाए, उसका लोग काम से याद रखे। सिर्फ जन्म लेने से नहीं होता कि मैं 28 को मना रहा हूँ, 1 तारीख को मना रहा हूँ। मेरा अगर जन्म हुआ है और मैं अगर सार्थक जीवन जीता हूँ तो मुझे उसके लिए जीना पड़ेगा। और देखिए, जब सुरेश प्रभु 2014 में रेलवे मंत्री बने केंद्र में, तो उन्होंने रतन टाटा से संपर्क किया कि रेलवे कायाकल्प सलाहकार समिति का आप अध्यक्ष बन जाइए। सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को उन्होंने कहा मैं 2 महीने विचार करके फिर बताऊंगा। 2 महीने बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सलाहकार जो कमेटी है जो कायाकल्प करना है रेलवे का, उसकी अध्यक्षता ग्रहण करता हूँ। दिल्ली आए, सुरेश प्रभु से मिले, स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा मैं अपनी जिंदगी में ट्रेन में कभी नहीं बैठा, तो जिसमें मैं कभी बैठा नहीं उसका मैं अगर सलाहकार बनूंगा तो कम से कम वो ट्रेन तो देखूं अंदर से कैसी होती है। बोले मैंने अपनी कभी जिंदगी में रेल में यात्रा नहीं की है। तो फिर उनका प्रस्ताव था कि मैं दिल्ली से बॉम्बे तक एक बार रेल यात्रा करूंगा ऐसी फर्स्ट क्लास में, देखूंगा ट्रेन कैसी रहती है।